दोस्तों, कामयाबी यूं ही नहीं मिलती। कामयाबी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जब इस मेहनत का फल मिलता है तो कई चेहरे सामने आते हैं। ऐसा ही एक चेहरा है टोंक के हाउसिंग बोर्ड निवासी राघव खंडेलवाल का, जो कि अभी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि जेई 2025 का एग्ज़ाम फाइट करके पूरे ज़िले वासियों का और अपने पूरे परिवार का गौरव बढ़ाया है। राघव खंडेलवाल के पिता शिव कुमार गुप्ता एक गवर्नमेंट टीचर हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं। तो राघव, आज आपने जेई का एग्ज़ाम फाइट किया है। जेई का एग्ज़ाम फाइट करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं, इसके लिए बहुत टाइम से तैयारी करनी पड़ती है। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरे परिवार के कॉल भी आपके पास में आ रहे होंगे, मम्मी को भी कई आस पड़ोस से बधाइयाँ मिल रही होंगी। कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि नहीं, इसकी रैंक अच्छी आई है। 4213 में भी रैंक आई है पूरी इंडिया में। राघव, तो जेई का एग्ज़ाम आपने पास आउट किया, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने इसके लिए चयन किया? मैंने जेई का पेपर फाइट करने के लिए जेई कोचिंग है एक सीकर में, जिसका नाम मैट्रिक्स है, उसको चूज़ किया था। जैसा कि आपने बताया कि आपने सीकर में आपने मैट्रिक्स कोचिंग बताई, तो उसके चयन के पीछे देखिए, कोई भी कोचिंग का चयन बच्चा जब करता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, है ना? तो क्या कारण रहा कि आपने मैट्रिक्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसका चयन किया? जैसे मेनली पहला तो कारण ये है कि जैसे जब मैं 10th से पास आउट हुआ तो मेरे घर वालों ने आसपास पूछा कि जेई के लिए फिर आईआईटी के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, फिर बच्चे को कहाँ डालें। तो लोगों ने रिकमेंड सीकर करा, सीकर में मैट्रिक्स जो कोचिंग है उसको ज़्यादा रिकमेंड करा। अच्छा, तो जैसे कि पापा मम्मी और आसपास के जो कई बार क्या होता है, जो पास पड़ोस वाले भी हमें इस तरह की सलाह देते हैं, तो उन्होंने कहीं और के लिए आपको कहीं बताया हो कि भाई, या फिर सीकर के लिए आपका जो आपने निर्णय किया, ये खुद आपका निर्णय रहा या मम्मी का था या पापा का था? किस तरह से मतलब आपने इसको पूरा किया? मेनली जो सीकर का निर्णय था वो मेरे घर वालों का ही था। मेरा तो ये था कि हाँ, घर से बाहर जाना है। अच्छा, तो मेनली इसमें मेरा मतलब इसमें रोल मेरे घर वालों का ही रहा है, मम्मी और पापा का। राघव, कब आपने सोचा कि मुझे जेई करना है? क्योंकि देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 से फाउंडेशन करते हैं, कुछ 8th से फाउंडेशन करते हैं, कुछ 10th के बाद में 10th पास आउट हो जाते हैं उसके बाद फाउंडेशन करते हैं, कुछ 11th 12th के बाद में ये चीज़ें करते हैं। तो आपने कब प्लान किया कि मुझे जेई करना है? जैसे प्रिसाइजली मैंने 10th के बाद ही सोचा था कि मेरे को मतलब सब्जेक्ट मैंने मैथ्स ले लिया था, अब तैयारी कहाँ की करनी है वो इंडिपेंडेंट टॉपिक था मेरे लिए एक। नहीं, मैथ, जैसे आपने बताया सब्जेक्ट मैंने मैथ ले लिया था, तो मैथ लेने के पीछे क्या पहले से ही आपको पता था कि मुझे जेई ही करना है? ना, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, मेरे को जेई करना है। अच्छा। मेरे को 10th के पेपर देते टाइम मेरे को ये डाउट था कि या तो मेरे को बायो लेके नीट करना है, ठीक है, या फिर मैथ्स लेनी है। ये मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि जेई या फिर आईआईटी या फिर ये क्या होता है, कुछ भी। तो फिर कैसे फिर आगे बात बढ़ी? फिर बाद में मेरा ये था कि जैसे यहाँ पे एक कॉलोनी में अंकल रहते हैं, उनसे पापा ने डिस्कस करा। ठीक है। अब उनसे डिस्कस करने के बाद वो क्या है, एमएनआईटी जयपुर के हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जैसे जेई या फिर आईआईटी नाम की कोई चीज़ होती है। तो उससे मेरे को आइडिया लगा। फिर दूसरी बात, मेरे सगी मौसी के लड़के हैं जो मेरे भैया हैं, वो आईआईटी में चूज़ हुए थे कोरोना टाइम पे 2020 में शायद। तो एक उससे भी आइडिया लगा। अच्छा, कि मुझे जेई करना है मतलब। तो राघव, आपने बताया आपने सीकर जो मैट्रिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका चयन किया था। सबसे पहले जब आप वहाँ पहुँचे तो किस तरह के चैलेंज आपको फेस करने पड़े? क्योंकि जब भी हम कभी घर से बाहर जाते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मुझे बाहर तो जाना ही था, तो हालांकि आप माइंडली पूरी तरह से तैयार थे इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब हम पहली बार बाहर जाते हैं तो कई चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है, कुछ चैलेंज आते हैं, कुछ चैलेंज आपके कोचिंग में भी आए होंगे। तो किस प्रकार से वहाँ पर आपने उन चैलेंज को एक्सेप्ट किया और क्या क्या किया आपने वहाँ पर? जैसे जब मेनली मैं बाहर गया था तो पहले तो पूरी फैमिली गई थी देखने। उसके बाद 5 या 7 दिन बाद गया था सीकर, जो मेरे को पापा छोड़ के आए थे। अब पापा मेरे को छोड़ दिए, मैं हॉस्टल में शायद 5 बजे तक पापा मेरे को छोड़ के आ चुके थे। 5 बजे बाद मैं फ्री था हॉस्टल में। अब उस टाइम मतलब ऐसा था कि रूममेट बना मेरा नया, पहली बार मैं बाहर गया था। तो जैसे हाँ, मैं पहली बार बाहर गया था तो रूममेट ने मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे, और जैसे जो हमको स्टार्टिंग मटेरियल मिलता है वो मटेरियल मैंने दिखा। तो जो पहला चैप्टर था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब वो क्या 10th का टॉपिक है, तो उसको देख के थोड़ा सा लगा कि हाँ, कर सकते हैं अपन। पर फिर उसने बोला कि नहीं, तेरे से नहीं होगा। तो मैंने जस्ट क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो थे मेरे हाँ कि ठीक है, हो गए। फिर उसके बाद वही कि खाना वाना खाया, उस टाइम रात को तो हो गया। फिर सुबह कोचिंग गए। अब सुबह कोचिंग में भी बहुत सारे नए वो मिले, फ्रेंड्स मिले नए, सबसे मुलाकात हुई। कोई
मतलब साउथ साइड का था, तो कोई वेस्ट साइड का था, मतलब बहुत सारे, हाँ वो तो पूरे भारत से ही वहाँ पर है। ऑल इंडिया बच्चे आते थे वहाँ पे मैट्रिक्स में पढ़ने। तो ऐसे बहुत सारे नए दोस्त बने। फिर मेनली जो चैलेंज था वो ये था कि जैसे मान लो आप क्वालिफाई, मतलब पहले क्या होता था हमारे टाइम पे शफलिंग होती थी, अब उसमें मैं क्या अच्छे मतलब बैच में जा चुका था। अब वो था कि जो मेरा लेवल था वो उनके लेवल से मैच नहीं कर रहा था। तो अब जैसे सर क्वेश्चन लिखते थे बोर्ड पे, मतलब सर ने ऐसे क्वेश्चन लिखवाया हमको, तो अब हमको प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता था। पर जो बच्चे थे मतलब वो टॉप क्लास के बच्चे थे, अब उनका आंसर डायरेक्ट यूँ आता था। हाँ डायरेक्ट, मतलब जैसे सर ने क्वेश्चन खत्म करा, आंसर सर के मतलब सर को डायरेक्ट ऐसे बता देते थे। फिर हम सोचते थे यार ये कैसे हो सकता है, मतलब पॉसिबल कैसे है ये। फिर जैसे एक महीने तक, 1 या 1.5 महीने तक कोशिश करी हमने भी, फिर हम भी उस लेवल पे आ गए कि तो ये जो आपने कोशिश करी उस लेवल पर आ पाए, इसमें मैट्रिक्स का जो स्टाफ होगा उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा। तो वो किस प्रकार से क्या किया क्या? जैसे मैट्रिक्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मतलब बहुत असेंशियल रोल था, बहुत अच्छा रोल था। जब मैं मेरी तैयारी कर रहा था उस टाइम में ना, जैसे टीचर्स ने मेरे को बहुत अच्छे से डाउट क्लेरिफाई करे। मैंने कुछ भी क्वेश्चन रेस करा क्लास में तो उसका जवाब टीचर्स ने मेरे को दिया, सबसे पहली बात। तो ये दूसरा, टीचर्स ने मेरे को पर्सनली बोल रखा था कि आप अपने डाउट्स क्लेरिफाई करने के लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को मैट्रिक्स की। और क्या क्या चीज़ें थी ऐसी मैट्रिक्स में जो कि आपको थोड़ी आपके लिए मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली लगी, ताकि मतलब बच्चा, क्योंकि नया कोई भी बच्चा जाए एनीथिंग, कुछ बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो इनमें से भी हो सकता है कुछ एडमिशन लें, तो ये जब जाएँ वहाँ पर तो किस तरह की उस चैलेंज को किस तरह से फेस कर सकते हैं और ईजी क्या रहेगा उनके लिए? जैसे पहली चीज़ कि मैट्रिक्स में जो सिक्योरिटी उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे आप अगर कैंपस के अंदर एंटर कर गए, मैट्रिक्स की कोचिंग कैंपस है, मतलब बिल्डिंग है, मान लो आप बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गए, उसके बाद आपका सबसे पहले क्लास के अंदर जाने से पहले एक वो होता है बायोमेट्रिक स्कैन। अब आपका पूरा फेस लगता है, कोई दूसरा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता आपके आईडी, आपको आपके फेस की स्कैन करना पड़ेगा जिससे आपकी अटेंडेंस लगेगी, तो बिना उसका अटेंडेंस लगेगी। और जैसे अटेंडेंस लगेगी आपके घर वालों के पास मैसेज चल जाएगा कि हाँ प्रेजेंट या एब्सेंट है। अच्छा अच्छा। अब जैसे आपके घर वालों को कोई सा भी क्लेरिफाई या फिर कोई सा भी डाउट होगा कि बच्चा नहीं गया, तो वो कॉल करके मैट्रिक्स में पूछ सकते हैं। और फिर जो बच्चे की इन्फॉर्मेशन है वो क्लास में ले ली जाएगी कि हाँ बच्चा प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ठीक है। और क्लास के दौरान किस तरह का माहौल रहता है इस प्रकार से? क्लास के दौरान जैसे एक क्लास में जो मतलब जैसे इस साल मेरा टारगेट था, मतलब ड्रॉप लिया था मैंने, तो इस साल जो ड्रॉप में बच्चों की वो होती है संख्या या फिर क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मेरे खुद के बैच में, मेरा बैच JEE एडवांस 2024 के बाद बना था, 1 या 2 दिन बाद, रिजल्ट के 1 या 2 दिन बाद। तो मैंने जो क्लास की मेरी स्ट्रेंथ थी वो थी शायद 200 या फिर 150, मतलब 150 या 200 के अप्रॉक्स थी। अब उसमें जैसे आपको ऊपर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एब्सोल्युटली मेहनत करनी पड़ेगी। वो सारे बच्चे JEE एडवांस क्वालिफाइड थे या फिर JEE एडवांस फाइट करके आए हुए थे, तो उनका लेवल बहुत अच्छा था। तो उस टाइम जब टीचर्स नए टीचर्स आए तो हमको नए टीचर्स मिले इस साल। तो स्टार्टिंग में तो इतना वो अच्छा नहीं था टीचर से कम्युनिकेशन, फिर बाद में धीरे धीरे टीचर से डाउट पूछ के कम्युनिकेशन डेवलप किया, टीचर से फ्रेंडली हुए। और कुछ टीचर से तो इतने फ्रेंडली हो गए, मतलब जैसे वो ऐसे बड़े भाई जैसे लगते थे हमको। राघव की माताजी हमारे साथ हैं। देखिए, जब भी बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, कई चैलेंज मम्मी पापा को भी फेस करने पड़ते हैं, और आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो वो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी आपने भी मेहनत की, क्योंकि इसने भी मेहनत की लेकिन मेहनत आपने भी की। अब मैट्रिक्स में रखने से पहले जो आपने सोचा, मैट्रिक्स में रखने के बाद की स्थितियाँ थोड़ा बताएं हमें। मैट्रिक्स में रखने से पहले सोचा था कि सीकर रखना है, हाँ, पर फिर 1-2 जनों से क्लियर किया तो सबने बेस्ट बताया मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैट्रिक्स में ही करवाया और उसके बाद रिजल्ट अच्छा था। हाँ हाँ। नहीं, उसके बाद में जैसा ये बता रहे हैं कि बायोमेट्रिक्स वगैरह पर चेकिंग होती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स था माइंड इस चीज़ से, काफ़ी वो चीज़ें। बायोमेट्रिक्स होती थी, हाँ। तो उससे ये था कि प्रेजेंट लगते ही पता चल जाता था हाँ। कि आज बच्चा जा चुका है, और आते ही फिर पता चल जाता था। बातचीत वगैरह आप लगातार करते रहते थे फ़ोन पर? नहीं, वीकली ही बात होती थी। अच्छा। कि वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था। अच्छा, वीकली बात कर सकते हैं। वीकली ही बात कर सकते हैं, वहीं की ही फ़ोन पे बात होती थी। यहाँ अच्छा। पर्सनल नहीं दे सकते वहाँ पर। ठीक है। कई बच्चे अपनी जो चाहे नीट की तैयारी हो चाहे JEE की तैयारी हो, उसके लिए अलग अलग क्लासों का चयन करते हैं। कुछ 6th से करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कुछ 8th के बाद प्लान करते हैं, कुछ 10th के बाद प्लान करते हैं, कुछ 12th के बाद भी प्लान करते हैं। आपने कब प्लान किया इस चीज़ का? मैंने जैसे 10th के बाद मैं बाहर चला गया था, और 11th 12th मैंने JEE की तैयारी करी थी, मैट्रिक्स से करी थी। मैट्रिक्स ने मेरा कोर बिल्ड करा था। 11th में जैसे मेन जो चीज़ थी 11th में वो ये था कि
11th में बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, 9th क्लास में और 11th क्लास में। अब 11th क्लास में अगर बच्चों को नहीं संभाला गया तो बच्चा मतलब उधर है कि उधर जा सकता है, गलत रास्ते पे जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो मेन जो कोचिंग में अच्छी चीज़ थी वो यही है कि बच्चे को सही रास्ते पे रखना। तो टीचर्स ने इसमें मेरा बहुत सपोर्ट करा और मोटिवेशन भी क्या होगा आपका? हाँ, मतलब ऐसे मोटिवेशन सेशंस होते रहते थे हमारे बहुत सारे। और जैसे मतलब वो 1-to-1 इंटरव्यू नहीं, 1-to-1 सेमिनार होते रहते थे हमारे, जैसे काउंसलिंग, जिसको अपन काउंसलिंग बोलते हैं। जैसे मान लो बच्चे को कोई भी डिप्रेशन है तो डायरेक्ट कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी समस्या हो तो वो जाके कोई भी फैकल्टी होती है उससे मिल सकता है और बता सकता है कि हाँ सर मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये समस्या आ रही है, मैं इसका मतलब फिर वो आपको इसका सोल्यूशन बता देंगे। मेन तो सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को कि जो अपना वो है। तो जैसे कि अभी दर्शकों से आप मान लीजिए कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे, बच्चे जो जानना चाह रहे होंगे क्या रहेगा बेटर, 11th से जाना ज़्यादा बेटर है करने के लिए या 12th पास आउट होने के बाद ज़्यादा बेटर रहता है? मेरे ओपिनियन से तो ये है कि 11th से जाएंगे, क्योंकि 10th पास आउट करते आप चले जाएं, 10th पास आउट करते ही चल जाएं। क्योंकि अगर आप जैसे 12th तक आपने मतलब स्कूलिंग करी है, प्रॉपर स्कूलिंग करी है और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है जेई का, और जैसे 12th में आपने स्कोर अच्छा करा है पर उससे कुछ भी क्लेरिफाई नहीं होता कि आप अच्छा कर भी सकते हैं और अच्छा नहीं भी कर सकते। कि बच्चे क्या जैसे 12th के बाद जाएंगे तो वो क्या एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बस ये है कि कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता, तो उस टाइम उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा उन पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है कोचिंग का, क्योंकि बहुत सारा जो सिलेबस है वो बोर्ड से हटा दिया गया है, जो जेई का सिलेबस है वो, तो उसको कवर करने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है। तो मतलब वो है कि बहुत ज़्यादा बर्डन होता है उन पर। तो 11th से जाना ज़्यादा बेटर रहता है, मतलब वहाँ से उसका काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव सामने आती हैं। ठीक है, तो राघव बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े, आपने अपनी जो भी जानकारियाँ थी जेई आपने फाइट किया, मैट्रिक्स एजुकेशन में आपको मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर में आपको किस प्रकार से आपने वहाँ पर एडमिशन लिया, किस प्रकार से आपको फ़ायदे मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आपने थैंक यू सर।